हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि आपको सिंटैक्स वाले टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंटैक्स में आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं और इसके जो रूल्स होते हैं ये भी आपको साथ ही साथ बताएंगे। फ्रेंड्स, ये ए एन और द का जो यूज है, कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसी में हम फंस जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि आयरन इज एन यूजफुल मेटल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने बचपन में जो रूल पढ़ा है ए एन के यूज में, कि जब भी जो हमारा नाउन है वो किसी वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो हम उसके साथ एन का यूज करते हैं। और अगर किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ ए का यूज करते हैं। पहली बात तो ये रूल आपका 100% काम नहीं करता है। ये केवल ज्यादातर केसेस में काम करता है, लेकिन 100% ये काम नहीं करता है। ए और एन का यूज करने का जो तरीका है वो आपको वर्ड को देख के नहीं पता चलेगा। जब आप उसको प्रोनाउंस करेंगे, उसको जब बोल के देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसके पहले ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है। क्योंकि ए एन का जो यूज है वो हम इंग्लिश का कॉन्सोनेंट और वॉवेल उसमें नहीं देखेंगे, बल्कि जब आप उसको बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो जो साउंड, जिस साउंड से वो स्टार्ट होता है, अगर किसी वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तब आपको एन का यूज करना होगा, और अगर किसी कॉन्सोनेंट के साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए का यूज करना होगा। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि ए और एन का यूज करने से पहले आपको उस वर्ड को बोल के देखना होगा। अब देखिए यहां पे जैसे यूजफुल के पहले एन का यूज किया गया है, आप देखेंगे यू से स्टार्ट है तो आपको लगेगा हाँ यहाँ पे एन होना चाहिए। बट अगर आप इस वर्ड को बोलते हैं यूजफुल, तो ये या से स्टार्ट हो रहा है। जब इसको आप बोल के देखेंगे तो ये या से स्टार्ट हो रहा है, और या कोई वॉवेल नहीं है, ये एक कॉन्सोनेंट वाला साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे एन नहीं बल्कि ए का यूज होना चाहिए था। तो इसमें क्या एरर है? इसमें एन नहीं बल्कि ए का यूज होना चाहिए एन की जगह पे। तो हो जाएगा आयरन इज अ यूजफुल मेटल। इसमें आपको एन का यूज नहीं करना है क्योंकि यूजफुल या से स्टार्ट है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि कब आप ए का यूज करेंगे और कब एन का यूज करेंगे। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आगे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब इस सेंटेंस में आपको क्या एरर लग रहा है? यहां पे अगर देखा जाए, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, इसमें नाउन क्या है? नाउन इसमें है वर्च्यू। और वर्च्यू कैसा नाउन है? वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुड होता है। और ये कैसा नाउन है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुड, इसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो वर्च्यू है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फ्रेंड्स, रूल ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने कहावत सुना होगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वहां पे ए ऑनेस्टी या फिर एन ऑनेस्टी या फिर द ऑनेस्टी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें से इस द को केवल हटा देना है, हो जाएगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। अब इसमें क्या एरर हो सकता है? सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पे जो सन आया हुआ है, सन पूरे ब्रह्मांड में अकेला है, और ऐसी कोई भी चीज जो अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई चीज नहीं है, उसके पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो सन भी यहाँ पे अद्वितीय है, यूनिक है, तो सन के पहले हमेशा द का यूज होता है, यह आप जानते होंगे। सन हो गया, मून हो गया, इन सभी के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पे अगर देखा जाए तो जो ईस्ट और वेस्ट आया हुआ है, ये दिशाओं के नाम है, नेम ऑफ डायरेक्शन है। और डायरेक्शन के भी पहले हमेशा द का यूज होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि दिशाओं के नाम के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सन के पहले तो द यूज होगा ही, लेकिन यहाँ पे जो दिशाओं का नाम दिया गया है, ईस्ट के भी पहले द रहेगा और वेस्ट के भी पहले यहाँ पे द का यूज करेंगे। तो हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से आपको इसको करेक्ट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिच शुड हेल्प पुअर। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस बोलने में ही थोड़ा अटपटा लग रहा है। रिच शुड हेल्प पुअर, तो यहां पे रिच और पुअर क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। रिच का मतलब होता है अमीर,
और ये एक एडजेक्टिव है, और पुअर का मतलब गरीब, और ये भी एक एडजेक्टिव है। और कोई भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है बिना किसी नाउन के। अगर कोई एडजेक्टिव है उसको आप एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं अगर उसके साथ कोई नाउन नहीं है तो। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, इस एडजेक्टिव को एक नाउन में कन्वर्ट करना है। रिच और पुअर जो कि एडजेक्टिव है, इसको एक नाउन में कन्वर्ट करना है। और अगर आप किसी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पहले द का यूज किया जाता है और वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज कर देते हैं तो वो एक नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लूरल होता है। तो रिच का मतलब अमीर है, और अगर इसके पहले हम द लगा देते हैं तो द रिच का मतलब अमीर लोग हो जाएगा। यानी जितने भी अमीर लोग हैं सब उसमें आ जाएंगे, द रिच। और उसी तरह से पुअर के भी पहले अगर हम द लगा देते हैं तो द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग। यानी जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पे हो जाएगा द पुअर। तो किसी भी एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए उसके पहले द का यूज करते हैं और वो हमेशा प्लूरल होते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, द रिच शुड हेल्प द पुअर। ऐसे अगर बहादुर लोग की अंग्रेजी आपको लिखनी हो तो या तो आप ब्रेव पीपल या ब्रेव मैन लिखेंगे, या फिर आप सीधे वहां पे द ब्रेव कर सकते हैं। द ब्रेव का मतलब हो जाएगा बहादुर लोग। ऐसे ही कायर लोग लिखना हो तो द का वर्ड वहां पे लिख सकते हैं। तो उसके पहले अगर आप द का यूज कर देते हैं तो वो एक प्लूरल नाउन बन जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोर यू गेट मोर यू वांट। यानी जितना ज्यादा आप पाते हैं उतना ही ज्यादा आप और चाहते हैं। कोई चीज हमें जितना ज्यादा मिलता है हम उतना ही ज्यादा उसको चाहते हैं, यानी और ज्यादा उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री मोर का यूज हुआ है 2 बार, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है बल्कि एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर कि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री इस सेंस में यूज होता है जैसे जितना अधिक उतना ही अधिक, जितना ऊंचा उतना ही ऊंचा, इस तरह के जब उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे यूज होता है एक एडवर्ब की तरह, तो उसके पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री भले ही ये है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है बल्कि एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इसके पहले द का यूज होना चाहिए। ये करेक्ट सेंटेंस होगा, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। यानी जितना ज्यादा आपको प्राप्त होता है उतना ही ज्यादा आप और चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये भी रूल आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद देखिए, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क। ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि इस काम को पूरा करने में उसे 1 घंटे लगेंगे। तो यहां पे अगर देखिए आर्टिकल ए का यूज यहां पे हुआ किसके साथ, आवर के साथ। आवर के साथ यहाँ पे ए का यूज किया गया है। और अगर आप वो नियम देखते हैं कि ये एच से स्टार्ट है तब तो आपको ये सही लगेगा। लेकिन अगर आप इस वर्ड को बोल के देखते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको हा से नहीं बल्कि आ से पढ़ा जाता है। HOUR, इसमें एच साइलेंट होता है, इसको आवर बोला जाता है। यानी आ से स्टार्ट हुआ, और आ क्या है, एक स्वर है हिंदी का। तो जब स्वर वाले साउंड से ये स्टार्ट हुआ है यानी कि इसके पहले ए नहीं बल्कि एन होना चाहिए। तो यहां पे होगा, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। इसी तरह से ऑनेस्ट भी होता है, HONEST। ये भी एच से स्टार्ट है लेकिन इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। ये भी ऑ से स्टार्ट है, इसलिए इसके भी पहले एन का यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हिज फादर इज अ MP। हिज फादर इज अ MP। अब यहां भी इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। MP अगर कोई अब्रेविएशन दिया रहता है, कोई संक्षिप्त फॉर्म अगर दिया है, जैसे यहां पे MP आ गया है, तो अगर आप इस M को प्रोनाउंस करते हैं, M को अगर आप प्रोनाउंस करते हैं तो पहले क्या आ रहा है, पहले A आ रहा है, M। यानी कि ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके भी पहले एन आना चाहिए। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग इन लेटर्स को जो है ऐसे बोलते हैं कि यल, यम, यन, यस, ऐसे बोलते हैं, या से स्टार्ट कर देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको L, M, N, S, H ऐसे बोला जाता है। तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए MP के पहले क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। आई होप अब ये रूल तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, कब आपको ए का यूज करना है, कब एन का यूज करना है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ही इज एन वन आइड मैन। ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, ही इज एन वन आइड मैन। तो यहां पे देखिए वन के पहले इसमें एन का यूज किया गया है,
और अगर आप देखेंगे कि वन जो है ओ से स्टार्ट है, इसके साथ एन लगा है, तो आपको करेक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप इसको बोल के देखते हैं ओ एन ई, इसको क्या बोलेंगे? वन, जो कि वा से स्टार्ट हो रहा है, वा वाले साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और वा एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या आना चाहिए? ए का यूज होना चाहिए। ये भले ही ओ से स्टार्ट है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं वन, वा से शुरू हुआ, इसलिए इसके पहले ए आना चाहिए, एन नहीं लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। अब इस सेंटेंस में आपको कोई एरर नहीं लग रहा होगा। गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, गांधी जी अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे अगर देखा जाए तो जो ग्रेटेस्ट यहां पे आया है, ग्रेटेस्ट, ये क्या है? ये ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री है। ग्रेटेस्ट क्या है? ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज होता है। ये आपको याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा ही द का यूज होता है। द ग्रेटेस्ट, द वाइजेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले द का यूज होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ग्रेटेस्ट के पहले द का यूज कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, ये यहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो यहां पे कॉस्टली का से स्टार्ट है, और इसमें का यानी एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है, तो इसके साथ ए लगेगा, यानी कि यहां पे कोई एरर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो गोल्ड यहां पे कैसा नाउन है? गोल्ड एक मटेरियल है जिससे तरह तरह की चीजें हम बना सकते हैं, और जैसा हमने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, उसी तरह से मटेरियल नाउन के भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अगर कोई मटेरियल नाउन है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, या फिर वाटर हो गया और मिल्क हो गया, तो ये सब जो मटेरियल नाउन है इनके भी पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। और यहां तक कि फ्रेंड जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे मोहन हो गया, गीता हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, इन तीनों के पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। तो यानी कि इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें गोल्ड के पहले जो द आया हुआ है इसको आपको हटा देना है, ये हो जाएगा गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। तो आई होप फ्रेंड्स ये सभी रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन हमारा है कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी एरर नजर नहीं आएगा, क्योंकि कालिदास यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, और इज के पहले तो आर्टिकल आएगा नहीं। शेक्सपियर जो है ये भी एक प्रॉपर नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं आएगा, और इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इसके भी पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर नजर नहीं आएगा। बट फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात शेक्सपियर की नहीं हो रही है, यहाँ पे कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर किया गया है कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। यानी कि यहाँ पे शेक्सपियर का यूज एक प्रॉपर नाउन की तरह नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन की तरह हुआ है। और फ्रेंड जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज एक कॉमन नाउन की तरह किया जाता है तो उसके पहले हमेशा द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर के पहले द का यूज होगा। ये हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेक्सपियर जो है इनको हमें कॉमन नाउन की तरह यूज किए हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन की तरह यूज होता है तो उसके पहले हमेशा द का यूज करते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा इज अ माइटी रिवर। गंगा इज अ माइटी रिवर। अब यहाँ पे गंगा जो है ये एक नदी का नाम है, और आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, खाड़ी का नाम, या फिर यहाँ तक कि अगर कोई ग्रंथ का नाम होता है, जैसे रामायण हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, या फिर न्यूज़पेपर का नाम जो है, इन सभी के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। नदी का नाम, पहाड़ का नाम, और सागर का नाम, या फिर किसी खाड़ी का नाम हो, या फिर किसी महान ग्रंथ का नाम होता है, या न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, तो उसके पहले हमेशा द का यूज करते हैं। और यहाँ पे गंगा भी एक नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पे द गंगा होना चाहिए। द गंगा इज अ माइटी रिवर।
तो गंगा नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले द का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है ही इज मेकिंग नॉइज। ही इज मेकिंग नॉइज। फ्रेंड्स, आपने जहां कहीं भी देखा होगा मेक और नॉइज के बीच में हमेशा ए का यूज होता है। मेक नॉइज होता है, केवल मेक नॉइज नहीं होता है। तो कहीं भी अगर ऐसा होता है तो मेक और नॉइज के बीच में हमेशा ए का यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज मेकिंग अ नॉइज। और अगला क्वेश्चन है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहां पे आप देखिए अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। अगर किसी भी एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज किया जाता है, अगर किसी एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज किया गया हो तो केवल पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज हम करते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें नाउन क्या है, काऊ है। और काऊ के लिए दो एडजेक्टिव आया है, एक तो है ब्लैक और दूसरा है व्हाइट। लेकिन यहां पे दोनों के पहले ए का यूज कर दिया गया है, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ। अगर ऐसा होगा तो यहां पे एक ही गाय नहीं मानी जाएगी, बल्कि यहां पे दो गाय मानी जाएगी अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले ए का यूज हुआ है तो। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ का मतलब हो गया एक काली गाय और एक सफेद गाय। और इसके साथ वर्ब वॉज आया हुआ है, यानी ये सिंगुलर वर्ब है। और अगर दोनों के पहले ए लग गया तो ये प्लूरल हो गया। तो यानी कि आपको यहां से ए को हटाना होगा, तो हो जाएगा अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, इसका मतलब एक ही गाय है जो कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। लेकिन अगर अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ करते हैं तो यहाँ पे दो गाय हो जाएगी, एक ब्लैक और एक व्हाइट। तब यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ता अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो केवल पहला जो एडजेक्टिव है इसके पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होगा। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बट अब अगला सेंटेंस अगर देखा जाए कि द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे तो दोनों के पहले द का यूज हुआ है, द फर्स्ट और द सेकंड, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आर आया भी हुआ है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स इसमें एरर है, क्योंकि अगर कोई प्लूरल नाउन रहता है, कोई अगर प्लूरल नाउन रहता है तो आपको आर्टिकल को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो नाउन है वो हमारा प्लूरल है, चैप्टर्स यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे इस आर्टिकल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको द को हटाना होगा। ये हो जाएगा द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पे काउ सिंगुलर था और यहाँ पे देखिए चैप्टर जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर आर कमिंग। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर आर कमिंग। अगर दो नाउन रहते हैं और केवल पहले नाउन के पहले द का यूज किया गया है, एक नाउन यहाँ पे प्रिंसिपल, दूसरा है हिंदी टीचर, और इसमें आर्टिकल का यूज केवल प्रिंसिपल के पहले हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही पर्सन है। अगर दो नाउन आए हुए हैं और जिसमें से केवल एक ही नाउन के पहले आर्टिकल आया है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक ही पर्सन है, द प्रिंसिपल एंड हिंदी टीचर। यानी कि प्रिंसिपल और हिंदी टीचर दोनों एक ही पर्सन है, जो कि प्रिंसिपल भी है और हिंदी पढ़ाते भी हैं। तो इसलिए यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें आर का यूज नहीं बल्कि इज का यूज होना चाहिए। और इसमें आर आया है, आपको अगर आर्टिकल से रिलेटेड एरर ढूंढना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे द लगा सकते हैं, द प्रिंसिपल एंड द हिंदी टीचर आर कमिंग। अब अगर दोनों के पहले द लगा दिए तो प्रिंसिपल कोई और हो गए और हिंदी टीचर कोई और हो गए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला रूल है ये। अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि शी इज इंटरेस्टेड इन सच थिंग। शी इज इंटरेस्टेड यानी वो इंटरेस्टेड है, इन सच थिंग यानी ऐसी चीज में। अब यहाँ पे क्या एरर हो सकता है, आपने देखा होगा कहीं भी अगर सच का यूज होता है तो सच के बाद हमेशा ए या एन का यूज होना चाहिए। अगर कहीं पे सच वर्ड आया है तो इसके बाद हमेशा ए या एन का यूज होता है, तो यहाँ पे सच अ थिंग होगा। शी इज इंटरेस्टेड इन सच अ थिंग। तो आपको याद रखना है कि सच के साथ हमेशा ए या एन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई गो टू द स्कूल एवरी डे। आई गो टू द स्कूल एवरी डे। अब इसमें क्या एरर हो सकता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम स्कूल की बात करते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं,
जब भी कोई ऐसी बिल्डिंग जो किसी एक खास काम के लिए बनी है या फिर कोई ऐसी जगह जहां जो एक विशेष काम के लिए बनी है और अगर हम उसी काम के लिए वहां पे जाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे स्कूल बना है अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अगर हम पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो यानी वहां पे स्कूल के पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे मंदिर बना हुआ है किस लिए? पूजा करने के लिए। अगर आप पूजा ही करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो टेम्पल के पहले द का यूज नहीं होगा। जैसे हॉस्पिटल बना हुआ है इलाज करने के लिए, तो अगर आप इलाज कराने हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से मार्केट हो गया, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो मार्केट के पहले द का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई जगह या कोई बिल्डिंग किसी खास काम के लिए बनी हो और उसी काम के लिए वहां पे जाते हैं तो उसके पहले द का यूज नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे एवरी डे जाने का क्या मतलब है कि पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ मैन। अब यहां पर देखिए सॉर्ट ऑफ का यूज किया गया है और सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ, इन दोनों के साथ कभी भी आर्टिकल यहां पे यूज नहीं होता है। अगर कहीं पे सॉर्ट ऑफ या फिर काइंड ऑफ आया हुआ है तो उसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। यहां से आपको ए को हटाना होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स। आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स यानी कि मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूं। अब इसमें क्या एरर हो सकता है? आपने देखा होगा जहां कहीं पे ऑल का यूज होता है उसके साथ हमेशा द का भी यूज होता है। अगर कहीं पे ऑल या फिर बोथ का यूज हुआ है तो उसके तुरंत बाद आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऑल द या फिर बोथ द होता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारे रूल्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे और अब आपको आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूल भी हम बता देते हैं आर्टिकल से रिलेटेड कि अगर कोई दो नाउन रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाउन हो और फिर बीच में एक प्रेपोजिशन हो और फिर एक नाउन हो। अगर दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आया होता है तो हमेशा पहले नाउन के पहले द का यूज करते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे हो गया निब ऑफ माय पेन। निब ऑफ माय पेन। तो यहाँ पे निब क्या है? ये भी एक नाउन है और माय पेन क्या है? पेन भी यहाँ पे एक नाउन है और दो नाउन के बीच में यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऑफ आया हुआ है, इसलिए जो पहला नाउन है इसके पहले द का यूज करेंगे। तो कहीं भी अगर दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आया होगा तो उस पहले नाउन के पहले द का यूज करेंगे, भले ही वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही क्यों ना हो, एक मटेरियल नाउन ही क्यों ना हो। जैसे हो गया द गोल्ड ऑफ माई रिंग। द गोल्ड ऑफ माई रिंग। यहाँ पे गोल्ड एक नाउन है और रिंग एक नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, तो भले ही मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर बीच में एक प्रेपोजिशन है, दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन है, तो इस पहले नाउन के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप अब आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।